नमस्कार, मैं अनुभा जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों से संबंधित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा उक्त प्रसंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। जब तक हम पर्यावरण में हैं तभी तक हम हैं, सारे जीव हैं और यह पूरी दुनिया है। पर उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी धरती और हमारे पर्यावरण का विनाश कर रही है। हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हमारे लिए कुछ ऐसी आदतें विकसित कर दी हैं और ऐसे भोग विलास के जंजाल में हमको डाल दिया है जिससे कि हमको निकलना बड़ा मुश्किल है। हमें इन आदतों की बहुत बुरी आदत पड़ चुकी है और हमारे अंदर जो ये अवगुण पाला पोसा जा रहा है अब वह हमें ही नष्ट कर देगा। तो इसलिए हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, इन आदतों को अपने अंदर कम करना है। जी हाँ, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो कि आज का हमारे भारत का ही नहीं बल्कि सारे विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर अगर हम चर्चा करें और जितनी भी चर्चा करें उतनी कम है, क्योंकि इसका हल हमें सिर्फ चर्चा करने से नहीं मिलेगा। इसका हल हमें उन कारणों को जानने से मिलेगा जिससे कि यह बढ़ रहा है और उनका फिर उपाय करने से हमें इसका सही फल मिलेगा। जलवायु परिवर्तन हमारा दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। अगर हम जानें कि जलवायु और मौसम ये दोनों एक हैं तो ये दोनों एक नहीं हैं। जलवायु जो होती है वो एक, आपने सुना है कहीं किसी देश की गर्म जलवायु है, कहीं किसी देश की ठंडी जलवायु है, सर्द जलवायु है। लेकिन हमारे भारत में आप देखते हैं मिश्रित जलवायु यहाँ पर मिलती है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी होती है, आर्द्रता भी होती है, मीन सारी जलवायु यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो इस जलवायु में जो अब आना हो रहा है वो गर्माहट, गर्म या ताप जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और इसी को हम एक तरह से कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर हम आसान से शब्दों में इसको समझें तो ग्लोबल वार्मिंग जो है का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, और पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर, वो बढ़ रहा है और इसके कारण जो हमारे तापमान में वृद्धि हो रही उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा, बारिश के तरीकों में भी बदलाव होगा, आपका हिमखंडों और ग्लेशियरों का पिघलना होगा, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपका जो वनस्पति तथा जंतु जगत पर इनके प्रभाव का या इनका सामना उन्हें करना पड़ेगा। सभी को इसका सामना करना पड़ेगा, चाहे वह मनुष्य जाति हो, जीव जंतु हो या वनस्पति हो। तो इस तरह से हमने ये जाना कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। 1800 के दशक में के उत्तरार्ध से वैश्विक औसत तापमान में लगभग 0.17, ठीक है ना, से 1.4 डिग्री की वृद्धि हुई है और यह वृद्धि दिन पे प्रतिदिन अगर इसी तरह होती रही तो यही हमारे पृथ्वी को विनाश की ओर ले जाएगी या इस पे जीवन जो है वो फिर संभव नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले 250 वर्षों से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा बढ़ाई गई है। जो कृत्रिम रूप अगर आप गैसों का जाने तो CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कृत्रिम गैस है जिसका की प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारी ओजोन जो लेयर है उसके लिए भी हानिकारक है और इसी को हम कृत्रिम गैस के रूप में प्रयोग करते हैं और यह ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बनता जा रहा है। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है हम इसको जानेंगे कि यह कैसे काम करता है। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, सबसे पहले तो पृथ्वी को इंसुलेशन प्रदान करता है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वह हमारी पृथ्वी को क्या है, कंबल की तरह है,
है ना। जैसे कि सर्दी का अगर हम इसको इस तरह से समझेंगे कि सर्दी का मौसम होता है तो हम एक कंबल ओढ़ के रखते हैं, तो कंबल से क्या होता कि हमारे जो अंदर जहाँ हम सो रहे होते हैं, जो भी लेटे हुए हैं, तो एक गर्माहट, एक टेम्परेचर बना रहता है, गर्म रहते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है। इसी तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव है कि यह एक कंबल की तरह काम कर रहा है, जिससे कि पृथ्वी पर एक ताप जो है वो मेंटेन है। क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव पर जीवन को पलने फूलने देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के कारण यह पॉसिबल है कि आप पृथ्वी पर जीवन जीने में हम लोग सक्षम हैं, या पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर के जीवन है। क्योंकि अगर यह नहीं होता तो हमारा टेम्परेचर कितना होता, -18 डिग्री, जो कि वर्तमान में कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इस तापमान के कारण ही हम यहाँ पर जीवन जी पा रहे हैं। अब हम इसको इस तरह से जानेंगे कि जैसे हमारी पृथ्वी की अधिकांश ऊर्जा, देखो ये सूर्य है, सूर्य से विकिरण के द्वारा हमारी अधिकांश ऊर्जा आ रही है, सूर्य से ले रहे हैं, और जो आने वाली ऊर्जा है वो अल्ट्रावायलेट में बहुत कम तरंग दैर्घ्य होता है, जिससे कि क्या होता है सारी ऊर्जा वो पृथ्वी तक यहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक, तो पृथ्वी इसमें से कुछ ऊर्जा तो अवशोषित कर लेती है और कुछ क्या करती है वापस स्पेस में, अंतरिक्ष में भेज देती है, और कुछ जो होती है, ये जो ग्रीन हाउस हमारी जो होती हैं गैसेस होती हैं, जिसके अंतर्गत कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हुई आपकी, है ना, ये सारी जो गैसें होती हैं ये इसको अवशोषित कर लेती हैं, जिससे कि क्या है यहाँ पे एक तापमान, एक ताप बना रहता है हर गैस का। लेकिन हमारे एक संतुलन में है, जैसे कि सभी को गैस के बारे में बताया गया है कि सब गैस का प्रतिशत है, एक लेवल है, तो उस प्रतिशत में ये रहकर यहाँ पे संतुलन बना रहता है, ये इसको अवशोषित कर ली जाती है जब सारी गैसें, तो यहाँ पे एक तापमान हमारा मेंटेन रहता है। तो जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित जो IR विकिरण होती हैं वो वायुमंडल में ग्रीन हाउस द्वारा अवशोषित होती हैं, तो यहाँ का ताप जब मेंटेन रहता है तो इसी से ऊर्जा को पुनः फिर वह वापस धरती पर जब अवशोषित करेंगी, उसको एब्जॉर्ब करेंगी और वापस फिर उसको भेजेंगी पृथ्वी पर। क्योंकि अगर पृथ्वी पर वह ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ये आपको दिख रहा है, जो ये देखिए यहाँ से जा रहा है और फिर ये वापस आ रही हैं, अगर ये वापस नहीं आएंगी तो ये जो तापमान है वो मेंटेन नहीं रहेगा, गर्माहट नहीं रहेगी, और यहाँ पर बहुत ठंड हो जाएगी, जिससे कि यहाँ जीवन संभव नहीं है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव इस कारण से हम इस तरह से इसको जान सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए। तो जो वर्तमान हमारी जो जलवायु परिवर्तन हो रही है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। पृथ्वी के इतिहास में जलवायु परिवर्तन कई बार हुआ है, ऐसा नहीं कि शुरू से पृथ्वी का इसी तरह का टेम्परेचर रहा है। बहुत पहले भी जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी गर्म हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना, इतिहास में भी ऐसा हुआ है, लेकिन अब यह बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और पिछले बदलावों और अब के बदलावों में काफ़ी अंतर है। क्योंकि जो पहले होता था बहुत आराम से होता था और वो सब आत्मसात कर लिया जाता था प्रकृति के द्वारा, लेकिन अब जो परिवर्तन हो रहा है वो प्रकृति उसमें कम रिस्पॉन्सिबल है और जो मानव जनित क्रियाएं हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसका कि उपाय हमें ढूंढना पड़ेगा, वरना ये जो जलवायु हमारी परिवर्तित हो रही है वो दिन पे दिन परिवर्तित होती जाएगी। इसमें जो विभिन्न गैसों का जो एक निश्चित मिश्रण है वो बढ़ता जाएगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03 है, नाइट्रोजन जो है हमारी 78 है, ऑक्सीजन 21 है, आर्गन है, ओजोन है, ये सारी मीथेन है, इनका सबका एक फिक्स वो है, संतुलन में इनको फिक्स निर्धारित किया गया है। प्रकृति की ऐसी अद्भुत संरचना है। लेकिन जब यह गैसें इस लेवल से ऊपर हो जाएंगी तो फिर यह संतुलन या हमारी जलवायु बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाएगी, जो कि हमें हानिकारक रहेगी। वर्तमान जलवायु परिवर्तन जो है पिछले जलवायु परिवर्तन के विपरीत बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जो भयावह घटनाओं का परिणाम है, जैसे कैसे उल्कापिंड का, ज्वालामुखी विस्फोट आदि, लेकिन जो ये वाली हो रही हैं इनको जो मानव गतिविधि के द्वारा हो रही हैं, इनको अगर हम सीमित नहीं करेंगे तो यह हमारे लिए दिक्कत कर जाएंगी, परेशानी में डाल देंगी मानव अस्तित्व को।
जो मानव अपने अस्तित्व को ऊपर उठाने के लिए प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाएगा और अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करके उसके लिए पोषित करना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ अच्छे कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमारी प्रकृति का संतुलन मेंटेन रहे और मानव का अस्तित्व भी वहाँ पर बना रहे। तो जो मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं वो आएंगी आपकी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प। ये हमारी प्रमुख गैसें हैं ग्रीन हाउस प्रभाव की। अब हम जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसा नहीं कि अभी है, बहुत पहले से जब पृथ्वी का मानव का निर्माण भी नहीं हुआ था तब भी हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी, बहुत गर्माहट हुआ करती थी। तब यहाँ पर जीवन कुछ अस्तित्व का कुछ पता भी नहीं था। और फिर जब उल्कापिंड से ये टकराई पृथ्वी से तो और अन्य गैसों का भी यहाँ पर उदय हुआ। और फिर क्या हुआ कि जो सूर्य की ताप है वो हमारी पृथ्वी तक आ नहीं पाई। जब उल्कापिंड टकराती हैं तो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उससे जो सूर्य की ताप है वो रुक जाती है, पूरी तरह से पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। तो जब नहीं आएगी तो अवशोषित भी नहीं होगी तो ताप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस समय बहुत पहले की बात है जब पृथ्वी का उदय हुआ था, या कह सकते हैं ये कुछ इस तरह से बातें निकल के आई हैं। तब भी कार्बन डाइऑक्साइड थी। फिर धीरे धीरे कुछ जीवों का उदय और सूक्ष्म जीवों का उदय हुआ। उन्होंने क्या हुआ, नाइट्रोजन से और जो आपका ऊष्मा से, जो पृथ्वी सूर्य के ऊष्मा से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया और इसके लिए इसका उपयोग करते गए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। फिर कई सौ साल बाद इसमें पेड़ पौधों का जन्म हुआ। तो इस तरह से पेड़ पौधों ने फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया। प्रयोग करते करते फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो यहाँ पे मेंटेन कितना हो गया, 0.03 ये मेंटेन यहाँ पे हो गया और यही इसका सही मेंटेन है। और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 21 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड हुई है वो अब क्या हो रही है, मानव गतिविधियों से उत्पन्न होती है। जो अब जो ये बढ़ रही है, इसका लेवल बढ़ रहा है। कैसे, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, तेल आदि के जलाने से उत्पन्न हो रही है। यह श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जानवरों और मनुष्यों द्वारा भी उत्सर्जित की जाती है, ठीक है ना। लेकिन पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के लिए हमें क्या करना है, पेड़ पौधों को लगाना है, जबकि वनों को काटना नहीं है, जो कि बहुत तेजी से हो रहा है। इसीलिए हमारे पर्यावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों में 50% इसका योगदान है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 50% इसका योगदान है। और पिछले 50 वर्षों में 70 लाख वर्ग किलोमीटर उष्णकटिबंधीय वनों का जो है ना कटा हुआ है, काटे गए हैं। तो भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड सारे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड तो ही छोड़ेंगे और उसको अवशोषित करने वाले अगर पेड़ों को काट दिया जाएगा तो इस पर हम कभी भी कंट्रोल नहीं पा पाएंगे। अब हम जानेंगे मीथेन के बारे में। तो मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा वैश्विक ताप बढ़ाने की क्षमता है। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करने वाली औद्योगिक इकाइयाँ करीब 40% उत्सर्जन करती हैं। और जो मीथेन मीथेन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सभी गैसों का 16% है। तो अनुमान है कि हर साल 30 से 200 मिलियन टन मीथेन गैस वायुमंडल में हमारी रहती है या छोड़ी जाती है। लेकिन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन कम हानिकारक है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का अस्तित्व रहता है वो आपका 50 से 200 वर्ष तक वो वातावरण में ज्यों की त्यों बनी रहती है, जबकि जो मीथेन है अपनी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा 12 से 17 वर्षों के बाद अपने आप
यहाँ से अपना उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है और यह हमारे ग्रह पर ओजोन को कमजोर करने वाली गैसों से है और यह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद तीसरी सबसे लंबे समय तक वातावरण में रहने वाली गैस मानी जाती है, ठीक है ना। और यह क्या है, बायोमास, कृषि, पशुधन, अवशिष्ट नाइट्रोजन, समृद्ध ईंधन के जलने के कारण उत्पन्न होती है। और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के वातावरण में N2O उत्सर्जन में बहुत वृद्धि की है ना। कृषि प्रथाओं ने जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा इससे वृद्धि हुई है। और CFC जो है वो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस में, आप गैसेस के लिए इस गैस की हिस्सेदारी भी लगभग 20% है। अगर हम CFC के बारे में जान रहे हैं इन पॉइंटों को तो आप देखिए, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे जो CFC का प्रयोग किया गया था वो पृथ्वी के हित के लिए किया गया था या मानव के लिए। यह एक कृत्रिम गैस है जिसको कि बनाया गया सिर्फ यह सोच के कि मानव हित के लिए, जैसे कि आपको पता है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में इसका प्रयोग किया जाता है, एरोसोल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस गैस को सिर्फ, बट इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा हानिकारक होगी। तो इस गैस को इसीलिए इन जो ये भी आपको जो तत्व दिख रहे हैं इनका हमें प्रयोग कम करना है, ठीक है ना, कि जिससे कि ये गैस ज़्यादा ना बढ़े। और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या हो रहे हैं, सूखा हो रही है, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती जा रही है, ताप बहुत बढ़ रहा है, तूफान आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। जब तूफान, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जहाँ पे अगर बारिश होती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होगी और जहाँ सूखा पड़ रहा है वहाँ बिल्कुल सूखा हो जाएगा। मीन्स अब जहाँ जैसी कंडीशन है वो वैसी रहेगी। तो इस कारण से कहीं तूफान आ रहा है, बर्फ पिघल रहे हैं, इस कारण से नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है, वहाँ पर बाढ़ आ रही है और ध्रुवीय बर्फ का भी इसमें पिघलना बढ़ता जा रहा है। ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं। ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव हैं वो और किस पे पड़ रहे हैं, समुद्री जीवन, मानव समाज, पेड़ पौधे, कृषि और मानव स्वास्थ्य को भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के रूप में अगर हम देखें तो ये मानव समाज पर क्या है, बाष्पीकरण की उच्च दर के कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रति दशक वर्षा में 2 से 3% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय वर्षा में कितनी वृद्धि हुई है, 2 से 3% की। तो ग्लोबल वार्मिंग ध्रुवीय बर्फ के आवरण को पिघला देता है, जिस वजह से महासागरों में समुद्र के किनारे के जो शहर हैं उनको डूबने का खतरा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब वहाँ की बर्फ़ पिघलेगी तो जो समुद्र का स्तर है, वाटर लेवल है, वो अपने आप बढ़ जाएगा। झीलों, जलधाराओं और जलवाही स्तर तापमान में वृद्धि के कारण सिकुड़ या सूख सकते हैं और शहरों में क्या है, पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये मानव समाज के लिए वाकई में बहुत संकट की स्थिति सामने आ सकती है अगर उनको जल की इस तरह से परेशानी हो जाएगी। पौधे और जानवरों को भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि से जो होगा ना, जलवायु पैटर्न में परिवर्तन होगा, जिससे क्या होगा कि जानवरों की कई प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि ये अचानक से हो रहा है। जुरासिक काल में भी अगर आपने सुना होगा तो एकदम से सर्द ऋतु पड़ी थी, तब डायनासोर जो प्रजाति थी एकदम से लुप्त हो गई थी। तो ये कभी कभी अचानक होता है और कभी कभी हमारे जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे भी होता है। तापमान और मौसम में परिवर्तन कीटों, आक्रामक खरपतवारों और बीमारियों के प्रसार को प्रभावित करेगी, जो कि फसलों को प्रभावित होगा। क्योंकि जब कीटे, खरपतवार जो हैं उनका अगर जन्म होगा तो फसलें जो हैं नष्ट हो जाएंगी। पशुधन पर गर्मी के तनाव है ना, गर्मी का जो तनाव ना केवल उनके विकास और उनके प्रजनन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, बल्कि उनके भोजन का सेवन, इन सब पर भी, मांस का उत्पादन, इन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा अगर बहुत ज़्यादा ताप की वृद्धि हो जाती है। कृषि पर अगर हम इसके प्रभाव को देखें तो जलवायु परिवर्तन का दबाव फसलों पर पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे खाद्य जो है ना, खाद्य सुरक्षा पर संकट के बादल अगर कृषि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कृषि क्षेत्र वो फैलेगा, घनत्व तो उसका फैलता जाएगा, लेकिन उत्पादन जो है वो कम होगा
और जो नगरी आज पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें खाद्य व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना। इसके विकास में बहुत ज़्यादा समय देंगे, जबकि उत्पादन में समय कम है ना, उत्पादन कम हो पाएगा। और तापमान की मध्यम वृद्धि तथा वर्षा में वृद्धि से उच्च माध्यम अक्षांशों जो है ना, चारागाह भूमि और फसलों के लिए तो लाभ होगा, लेकिन निम्न अक्षांशीय क्षेत्र हैं वहाँ पे सूखा पड़ जाएगी। अब मानव स्वास्थ्य पे अगर हम इसके देखेंगे तो इसके कारण क्या है, बारिश के पैटर्न में बदलाव हुआ, कीड़े मकोड़े का प्रजनन का मैदान बन सकते हैं, जो कि मलेरिया, डेंगू, बुखार, इन सब बीमारियों को उत्पन्न करेंगे। जब इस तरह से तापमान बढ़ेगा तो इस तरह के इन्फेक्शन या जीवाणु हमारे लिए वायरस लेके आएंगे। कम बारिश की वजह से जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा, जल से होने वाली बीमारियां, क्योंकि कम बारिश होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, और जो भी पानी मिलेगा, कई बार आप देखते हैं कि अशुद्ध जल के सेवन से बहुत सारी बीमारियां होंगी, और अगर आप पानी भी नहीं पिएंगे तब भी डिहाइड्रेशन, बहुत सी बीमारियां उससे भी संभव हैं। अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण हो सकता है, गर्मी ताप आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ ही हृदय, श्वसन और मस्तिष्क संबंधी रोग भी आपको हो सकते हैं। समुद्री जीवन बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि वैश्विक जो आपका औसत समुद्र स्तर का 1.8 मिलीमीटर वर्ष की औसत दर से बढ़ रहा है। ये स्तर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हिमस्खलन जो है वो पिघलता जा रहा है, जिससे कि पानी बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो समुद्र में एक शैवाल का एक पौधा होता था, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अन्य समुद्री जीवन के लिए उत्पादन करता था, वह महासागर के गर्म होने के कारण गायब होता जा रहा है। इस कारण से समुद्री भी हमारा जो है वो जीवन अस्त व्यस्त होगा। तो जो क्लाइमेट चेंज आपको दिख रहा है, 3 हो रहे हैं, वार्मर हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और मोर एसिडिक, विषाक्त ज़्यादा होता जा रहा है जो हमारे समुद्र का है, जो इस कारण से कि मछलियाँ या और भी समुद्री जीव जंतु उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। हमें समस्या को नियंत्रित करना है। कैसे करना है कि नवीकरणीय व न्यून प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों का अधिक प्रयोग किया जाए। नवीकरणीय का मतलब कि जिनसे कि हम उनका फिर से प्रयोग किया जा सके, उनका धरती जो अपघटन हो सके, ऐसे तत्वों का प्रयोग करना है। टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन आदि ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करने वाली उपभोक्ता वस्तुओं को कम प्रयोग करना है। ठीक है ना। वाहनों का कम उपयोग किया जाए, या फिर सीएनजी जैसे कम प्रदूषणकारी चीज़ें, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। ऊर्जा का विवेकपूर्ण प्रयोग करें, और गहरे महासागर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तत्वों का डिस्पोज करें, जिससे कि वो वहाँ पर उसका अपघटन हो पाए। अगर उनका अपघटन वहाँ पे हो पाएगा तो क्या होगा, जो महासागर के तली में जाके वो हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उतना नहीं छोड़ेगी। लेकिन महासागर के अंदर भी आपको इसके एक लेवल के अंदर ही इसको छोड़ना है। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा तत्व कार्बन डाइऑक्साइड के वहाँ छोड़ देंगे तो 1/3% जो है महासागर वापस पृथ्वी पर लौटा देता है, और अगर वह लेवल वापस हमारी पृथ्वी पर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आज हमने जो अपने प्रशिक्षण में क्या पढ़ा, कि हम जो इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, जो कि हमारा सूर्य से तीसरा ग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर कि जीवन संभव है। और अगर हम समय रहते ना चेते तो हम इस ग्रह को भी नष्ट कर देंगे। मानव अपनी सुख सुविधाओं के लिए किस तरह से अपने भोग विलास के लिए बहुत सारे साधनों को जुटा रहा है और पृथ्वी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इन साधनों के बिना नहीं जी सकते। 1930 से पहले तो इस बात की कल्पना भी नहीं की गई थी कि इस तरह की भी कोई दिक्कत आएगी। 1974 में पहली बार जब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके बारे में चर्चा की गई है, और फिर 1978 पता चला कि ओजोन परत पे ये दिक्कत कर रहा है, ठीक नहीं, तो 1978 में अमेरिका ने इसको अपने जो एरोसोल में
CFC का प्रतिबंधित कर दिया था इस गैस को। और फिर 1985 में जब ये मालूम चला कि हमारे ओजोन परत पे छेद किया, अंटार्कटिका में इसको मालूम चला कि वहाँ पर छेद हो रहा है, तब इसके लिए सारी विश्व जो है वो चेता कि अरे ये अब दिक्कत वाली बात यहाँ पे शुरू होने वाली है। तब जाके इसके लिए मीटिंग की गई है और इसके लिए मॉन्ट्रियल समझौते पर हस्ताक्षर हुए कि अब हमें ऐसी गैसों का प्रयोग करना है जो वातावरण के लिए मित्रवत हों, ना कि उसके लिए दुश्मन का काम करें या उसके लिए नकारात्मक काम करें। तो हमें इन अपने सुख सुविधाओं के साधनों को धीरे धीरे कम करना है, क्योंकि अगर हम अपने इन तथ्यों को जानते हुए भी कि हमें इनसे खतरा है उसको इग्नोर करें तो यह हम अपने लिए ही बहुत बुरा करने जा रहे हैं। इस अध्ययन के दौरान हमने यह भी जाना कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सबको बड़ा अटपटा सा लगता है, चलो एक छोटा सा ऐसे ही विषय है या कोई ऐसी ही समस्या है, लेकिन अगर माना जाए तो यह कोई छोटी समस्या नहीं है। इसको वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कहा है कि तृतीय विश्व युद्ध या अगर हमारी पृथ्वी से कोई क्षुद्र ग्रह टकरा रहा है उससे भी बड़ी समस्या जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि इसी तरह से अगर हमारी पृथ्वी पर ताप जो स्तर बढ़ता गया तो मानव अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएंगे। कई सारे हमने संधि समझौते किए, अब हमें उस पर काम करने का वक्त आ गया है। तो इस तरह से हमें अपनी उम्मीद करना है, जो हमारे पर्यावरणविद हैं वो इसके लिए जो काम कर रहे हैं वो इसमें सफलता हासिल करें। तो जो यह हमने आज का विषय लिया है उसको पढ़ाने में मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि माया शुक्ला जी द्वारा लिखित पुस्तक है, एवं www.nimmi लर्निंग ऑनलाइन इस वेबसाइट की सहायता ली है। तो आशा करती हूँ कि आज का विषय ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और भविष्य में यह काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। यह बड़ा ही विस्तृत टॉपिक है और आशा करूँगी कि आप भी अपने स्तर पर इसका और ज़्यादा अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।